इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसने रिफ्लेक्ट किया अपनी दूसरी जिंदगी पर। उसने वॉव लिया कि वह 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन तक का लेवल अचीव करेगा और कल्टीवेटर बनेगा। लेकिन पिछली जिंदगी में बेस्ट मास्टर के अंडर 100 साल सीखने के बाद भी वह बस एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट बन पाया था। उसने कहा था कि उसका टैलेंट उन लोगों के सामने बेकार था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने नीचे देखा और अपना हाथ चीर दिया। उसके कोवर्कर्स चीखने लगे, उसका नाम लेते हुए डर के मारे। लेकिन युन हियान ने कसम खाई, चाहे 1000 साल लग जाए या उससे भी 10 गुना ज्यादा, वो कभी गिव अप नहीं करेगा। भेड़िया जैसे खुश हुआ। उसने कहा, एक इंसान जो तमीज जानता है, अपनी मर्जी से बलि चढ़ाने वाला, चलो एक छक लेते हैं। और अपनी जुबान से होंठों को चाटने लगा। युनहियान ने बिना झिझक अपना हाथ उसके सामने रख दिया। उसने कहा, जब तक मैं तुम्हारी ताकत से आगे न बढ़ जाऊं, तब तक मैं तुम्हें अपना हाथ हर बार दे सकता हूं। फॉक्स ने उसका हाथ खाया और उन्हें वहां रुकने दिया, फिर चली गई। युनहियान ने अपने साथियों की परवाह किए बिना जंगल में अकेला तलवार चलानी शुरू कर दी। बिना खाए, बिना आराम किए, बस तलवार चला रहा था। और तब तक नहीं रुका जब तक कि कल्टीवेटर्स नहीं आए। उन्होंने उसका हाथ हील किया और उसके कोवर्कर्स को उठा ले गए। लेकिन युनहियान रुका नहीं। चौथे दिन उसने समुद्र के ड्रैगन किंग से एक सवाल करने की मांग की। समुद्र का राजा सामने आया और पूछा, क्या सवाल है? युनहियान ने कहा कि उसे लगता है एट्रियल उनके डिप्टी मैनेजर ओहेसेओ को ले जाना चाहता है। लेकिन उसने कहा, वो एक मोर्टल है जिसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है और नॉर्मल मोर्टल्स ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीते हैं। तो एट्रियल उसका क्या करेगा? ह्रियोल हंस पड़ा और बोला, तुम तो काफी जानकार लगते हो एक मोर्टल के लिए, लेकिन चिंता मत करो। जैसे ही उसने मेरा ब्लड एक्सेप्ट किया, उसकी स्पिरिचुअल रूट खुल जाएगी, उसके टैलेंट्स के हिसाब से। युनहियान ने फिर पूछा, तो क्या ह्रियोल हम सबको भी ये मौका दे सकता है? हम भी उसी जगह से हैं, शायद हम में भी कोई खास पावर छुपी हो। ह्रियोल सिर्फ हंसा और बोला, सुन युनहियन, अपने भले के लिए कभी भी हाई रैंक्ड कल्टीवेटर्स से कुछ मांगना मत। मैं उनमें से हूं जो ज्यादा दयालु हैं। फिर अचानक एक भयानक प्रेशर उसके ऊपर आया और युनहियान दर्द से चीख पड़ा। ह्रियोल ने कहा, मैं हजारों साल जी चुका हूं, ऐसी चीजें देखी हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ कल्टीवेटर्स तो सिर्फ आंख मिलाने पर भी तुम्हें कुचल देंगे। एक बिजली की चमक के साथ वो वहां से चला गया। डायरेक्टर सिर्फ इतना कह पाए, ये सब हो क्या रहा है? बाद में एक बूढ़ा आदमी जो एक बख्तरबंद जानवर पर आया था, उन बच गए 3 लोगों के पास आया। उसने पूछा, एक मोर्टल, किम योन, कैसे आपकी शिष्य बन गई जब उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी? उसने एक नीला चमकदार पिल निकाला और कहा, यह एक प्राइसलेस पिल है जो किसी भी मोर्टल की स्पिरिचुअल सेंस को जगा सकता है। एक मोर्टल भी कल्टीवेटर बन सकता है अगर ये खाए, उसने पागल हंसी के साथ कहा। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा, तो और तरीके भी हैं कल्टीवेटर बनने के। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, मोर्टल्स मार्शल आर्ट्स सीखकर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट पा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा है और रिजल्ट भी अनऑर्डिनरी होता है। मेरा पिल बेहतरीन तरीका है। फिर उसने हाथ हिलाया और कहा, मुझे तुम दोनों से कोई काम नहीं, चले जाओ। एक पोर्टल उनके नीचे खुला। युनहियान और डायरेक्टर किम दोनों उसमें गिर गए, जबकि वो औरत उनका नाम लेकर चिल्लाई। वो दोनों टेलीपोर्ट हो गए थे, यांगो के साउथ वेस्ट में, वही जगह जहां वो और किम उसकी दूसरी जिंदगी में गए थे। उसने लगभग 100 साल यांगो की यात्रा में बिता दिए थे और उसे हर जगह अपनी हथेली की तरह पता था। उसने डायरेक्टर किम को जगाया और उनके जागने के बाद वो दोनों पास के शहर की तरफ निकले, जहां यूनहियन ने पूरी स्थिति समझाई। डायरेक्टर किम पहले काफी कंफ्यूज लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी नई रियलिटी को स्वीकार कर लिया। वे होबियॉक सिटी पहुंचे और वहां उन्होंने एसेंशन पाथ की जड़ी बूटियां बेचकर एक छोटा सा घर खरीदा। उसी घर में यूनियन ने उन्हें वहां की भाषा सिखाई और सेवरिंग माउंटेन ब्लेड भी, जो उसने अपने दूसरे जीवन में सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड को मॉडिफाई करके बनाया था, ताकि वो किम के हथियार से मेल खा सके। उसे ये सोचकर थोड़ा अजीब लगा कि वो 2 जिंदगियां बिताकर भी मुश्किल से फर्स्ट रेट तक पहुंच पाया था, और किम ने महज 3 महीने में 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट लेवल को पा लिया था। किम बहुत खुश था। उसने कहा कि अब वो मैनेजर सेयों को हरा सकता है। अब युनहियान को याद आया कि ये इंसान वो यंग हून किम नहीं था, जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में अपना भाई मानता था। मानसिक तौर पर वो युनहियन से कई गुना छोटा था। युनहियन ने सोचा
कि मानसिक उम्र में तो वो डायरेक्टर किम के दादा के बराबर होगा। उसने सोचा कि उसे इस जिंदगी में किम के साथ नहीं रहना चाहिए। उसने किम से कहा कि अब से उन्हें अलग अलग रहना चाहिए। फिर उसने किम को एक किताब थमा दी। किम हैरान रह गया। वो हकलाकर पूछने लगा कि उसने क्या गलती की। यून हियन ने खुद को समझाया कि पहली बार की जिंदगी में किम मार्शल अलायंस का लीडर बना, लेकिन कल्टीवेटर्स से हारने के बाद डिप्रेस हो गया। दूसरी बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। उसने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एक्सहॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स बनाया था, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें उसने कल्टीवेशन को देखा और मार्शल आर्ट्स से ऊपर जाने की कोशिश की। उसने कल्टीवेटर से लड़ा, लेकिन कभी उन्हें पार नहीं कर पाया। हार मानकर मार्शल आर्ट्स छोड़ दिया और एक कल्टीवेटर बन गया। यूनियान जानता था कि इस बार भी वही होगा, और अब वो यंग हून का वो निराश चेहरा फिर से नहीं देखना चाहता था। यूनहियन ने किम से कहा कि वो अब देश की यात्रा पर निकलेगा और अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाएगा। किम ने उससे पूछा कि वो अकेले कैसे जिएगा। यूनहियन ने उसे भरोसा दिलाया कि अब उसके पास काफी स्किल्स हैं। उसने उसे कम्युनिकेट करना, लिखना और लड़ना सिखाया है, और अब वो मार्शल पीक लेवल का आर्टिस्ट है, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं। किम उदास था। उसने अफसोस जताया कि अब उसे फिर से एक ऐसे इंसान से बिछड़ना पड़ रहा है जो उसके देश से था। यूनहियन ने उसे तसल्ली दी और वादा किया कि हर 2 साल बाद इसी दिन इसी घर में वो मिलने जरूर आएगा। फिर वो चला गया। अब कई साल बाद यूनहियन ने पूरा मार्शल वर्ल्ड घूम लिया था। जब वो हॉल ऑफ 8 रिस्पेक्ट्स पहुंचा तो एक गार्ड ने उसे रोका और पूछा कि वो वहां क्यों आया है। यूनहियन ने आदर से झुककर कहा कि वो एक ड्यूल की रिक्वेस्ट लेकर आया है। गार्ड हंस पड़ा और बोला, ऐसे कोई भी सीधा अंदर नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही यूनहियन ने अटैक किया और उसे तुरंत काबू में कर लिया। फिर उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या अब भी मैं तुम्हें कोई मामूली इंसान लगता हूं? उसने कसम खाई कि वो चाहे जो भी करना पड़े वो और ताकतवर बनेगा। कुछ देर बाद एक लंबी काली बालों वाली औरत आई और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसने यूनहियन से कहा, कृपया अंदर आइए, सेक्ट लीडर आपका इंतजार कर रहे हैं। यूनहियन उसके पीछे चलते हुए एक लंबे और सुंदर हॉलवे में गया। जब वो इनर कोर्टयार्ड में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी अरीना में खड़ा है और चारों तरफ कई स्टूडेंट्स उस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अरीना में खड़ा आदमी मुस्कुराता है और सोचता है कि वो जानना चाहता था कि ये कौन सा फर्स्ट रेट मास्टर होगा, लेकिन सामने वाला तो बस एक नौजवान जूनियर है। यूनहियन आदर पूर्वक झुककर कहता है, यह पोलाइट पर्सन यूनहियन पाल जुंगक के सेक्ट लीडर को प्रणाम करता है। सेक्ट लीडर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी उम्र के हिसाब से असाधारण है। यूनहियन ऊपर देखकर कहता है, सेक्ट लीडर की एनर्जी भी असाधारण है। कृपया इस पोलाइट पर्सन को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सेक्ट लीडर एक लंबी मल्टी सेक्शन व्हिप को निकालता है और घुमाते हुए फ्लरिश करता है। फिर वो व्हिप को घुमाना शुरू करता है और यूनहियन अपनी तलवार पकड़ लेता है, आने वाले अटैक के लिए तैयार। सेक्ट लीडर व्हिप से अटैक करता है, लेकिन यूनहियन आसानी से उस अटैक से बच जाता है। मल्टी सेक्शन व्हिप नीली ऑरा के साथ हवा में चमक रही होती है। अचानक सेक्ट लीडर व्हिप की दिशा बदल देता है और वो सीधे यूनहियन की आंखों के पास आ जाती है, लेकिन वहां रुक जाती है। यूनहियन तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। सेक्ट के शिष्य ये देखकर हैरान रह जाते हैं। क्या सच में सेक्ट लीडर की नॉन सेक्शन व्हिप को तलवार से रोका जा सकता है? सेक्ट लीडर कमेंट करता है, तुम्हारी रिएक्शन स्पीड देखकर लगता है कि तुम सोर्ड बॉडी यूनिटी की स्टेट तक पहुंच चुके हो। तुम अब लेट फर्स्ट रेट लेवल पर हो। यूनहियन जवाब देता है, सेक्ट लीडर ने भी अपनी मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह इंटीग्रेट कर लिया है और उसी की बदौलत मैंने एक नई तकनीक देखी है। सेक्ट लीडर मुस्कुराता है और यूनहियन की तारीफ करता है, इतनी कम उम्र में मेरे लेवल तक पहुंच जाना, वाकई में तुम एक जीनियस हो। यूनहियन हल्की कड़वी मुस्कान देता है। उसके लिए जीनियस कहलाना कोई तारीफ नहीं है। वो डिसाइपल्स की तरफ देखता है और सोचता है कि ये लोग शायद चौंक रहे होंगे कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ 20s के आखिरी में दिखता है, कैसे एक ऐसा लेवल पा गया है जिसमें लोगों को दशकों लग जाते हैं। यूनहियन विनम्रता से कहता है, आपका धन्यवाद कि आपने मेरी तुच्छ प्रतिभा को सराहा। यूनहियन सोचता है, वो तो बस इस दुनिया के लाखों सामान्य और मंदबुद्धि लोगों में से एक है,
स्वर्ग ने उसे कोई टैलेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक ऐसे ही मंदबुद्धि इंसान के तौर पर उसने रिग्रेशन के जरिए अपनी मार्शल आर्ट्स को उस स्तर तक ट्रेन किया है जहां आम लोग बिना टैलेंट के नहीं पहुंच सकते। वो सोचता है शायद रिग्रेशन ही उसकी एबिलिटी है और उसी में उसका अवसर भी छिपा है। अब युन हियान पूरी तरह से दृढ़ है। वो सोचता है, इसलिए अब उसने फैसला किया है कि वो ही अब एक जीनियस बनेगा। वो कहता है, अब मैं अपनी सोडची का उपयोग करूंगा। सेक्ट लीडर तैयार होकर कहता है, फिर मैं भी अब पूरी ताकत से लड़ूंगा। युन हियान अटैक शुरू करता है और माउंटेन सीवरिंग सोड आर्ट की पहली मूव को रिलीज करता है, लेकिन सेक्ट लीडर उसे आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद युन हियान तेजी से लगातार अटैक्स करता है। वो अपनी दूसरी मूव एंटरिंग द माउंटेन करता है और तुरंत तीसरी मूव असेंडिंग द वेन के साथ उसका पीछा करता है। अब सेक्ट लीडर की आंखों और हथियार से तेज नीली ऊर्जा चमकती है, जो उसके शक्तिशाली इंटरनल एनर्जी का संकेत देती है। फिर वो एक तेज अटैक करता है युन हियान पर, लेकिन युन हियान उसे अपनी तलवार से आसानी से ब्लॉक कर देता है। सेक्ट लीडर के चेहरे पर दर्द की शिकन आ जाती है। वो चौंक कर बोलता है, ये कैसी भयानक सोड आर्ट है जिसे मैं तोड़ ही नहीं पा रहा। वो फिर से युन हियान पर हमला करता है, लेकिन युन हियान हवा में कूदकर उस अटैक से भी बच निकलता है। हवा में रहते हुए ही युन हियान माउंटेन सिवरिंग सोड आर्ट की 7वीं मूव को एग्जीक्यूट करता है। सेक्ट लीडर तुरंत मूव करता है। वो मुश्किल से अटैक से बच पाता है। उसके गाल पर एक छोटी सी कट लगती है। डिसाइपल्स गैस्प करते हैं। एक आदमी हैरानी से चिल्लाता है, समझ जाता है कि सेक्ट लीडर मुश्किल में है। दूसरा ऑब्जर्वर कहता है कि युन हियान की स्वॉर्ड स्पीड हर मूव के साथ और तेज हो रही है। युन हियान अपना 11वां मूव एग्जीक्यूट करता है। एक और डिसाइपल ऑब्जर्व करता है कि यह सिर्फ स्पीड का इश्यू नहीं है। वो सोचता है कि शायद स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर भी हर बार और ज्यादा बढ़ रही है। एरिना में सेक्ट लीडर मुश्किल से एक ब्लेजिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक को रोकता है। उसका चेहरा दर्द में बिगड़ जाता है जब वो डिफेंड करने की कोशिश करता है। युन हियान की नजर और तेज हो जाती है। वो डिक्लेयर करता है, अब मैं इसे खत्म करूंगा। युन हियान हवा में उछलता है अपने अल्टीमेट अटैक के लिए। दुआ स्वॉर्ड आर्ट का 12वां मूव सेक्ट लीडर ऊपर देता है। फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार होता है। युन हियान बिजली से लिपटा हुआ नीचे गिरता है और अपना स्वॉर्ड मूव अनलीश करता है। सेक्ट लीडर का 9th सेक्शन व्हिप उस पावरफुल इंपैक्ट से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो अपने टूटे हुए वेपन को शॉक में घूरता रह जाता है। डिसाइपल्स आंखें फाड़कर देखते हैं, हैरानी में। सब स्तब्ध होते हैं रिजल्ट देखकर। युन हियान जमीन पर लैंड करता है। सेक्ट लीडर लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल गिरता है। उसके आसपास वेपन के टुकड़े बिखर जाते हैं। वो अपने घायल हाथ को पकड़ता है, एक दर्द भरी सांस निकालता है और कहता है, मैं अपनी हार मानता हूं। युन हियान रिस्पेक्ट के साथ झुकता है। ये एक अच्छा मौका था, वो कहता है। उसके बाद जब वो मार्केट से गुजर रहा होता है, सब लोग उसे घूरते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। चलते हुए युन हियान सोचता है कि पाल जुंगक उसके पिछले जन्म में भी एक राइटियस सेक्ट के रूप में मशहूर था, जो कभी भी कायरता नहीं दिखाता था। वो फिर सोचता है, अगली बार किसी डेमोनिक सेक्ट का ट्राई करना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि इस नए जीवन में मार्शल आर्ट्स ड्यूल्स के जरिए उसे पीक रियल्म तक पहुंचना ही है। कुछ समय बाद वो एससीओ क्यूंग सिटी के 4 और छोटे सेक्ट्स को विजिट करता है। उनमें से ईयूएन रायू सेक्ट और एचडब्ल्यूआई योंग सेक्ट में उसकी हार होती है, लेकिन वो जीएजू सेक्ट और यगवोल सेक्ट जैसे सेक्ट्स को हरा देता है। वो होजेंग सेक्ट भी जाता है। वहां उसका ओपोनेंट हार जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है, दर्द से कांपता हुआ। पीछे एक वृद्ध सफेद बालों वाला आदमी चुपचाप बैठे सब कुछ देख रहा होता है। चोएजायांग का सेक्ट लीडर सफेद बालों वाला बूढ़ा जोर से हंसता है। वो युन हियान से कहता है, तो वो छुपा हुआ फर्स्ट रेट यंग मास्टर जो पूरे सोक्योंग सिटी में सबको ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा था, तू ही है। वो कहता है कि उसने युन हियान की स्किल अच्छे से देख ली। युन हियान जवाब देता है, मैंने भी बहुत कुछ सीखा। तभी पीछे से कुछ ताकतवर एल्डर्स आगे बढ़ते हैं। सेक्ट लीडर पूछता है, तो युन हियान तैयार है तू? अब 10 एल्डर्स की बारी है। युन हियान की आंखें हल्की सी सरप्राइज में खुल जाती हैं। वो सोचता है, क्या यही है डेमोनिक सेक्ट्स का तरीका? वो कहता है कि अभी तो ड्यूल खत्म हुआ और उसने जीत हासिल की। वो क्लियर करता है कि उसने कभी 10 on 1 या कॉन्टिन्यूअस ड्यूल्स का नाम भी नहीं सुना।
सैक्ट लीडर एक चालाक सी स्माइल देता है और तंज कसते हुए कहता है, क्या तूने अभी मेरी बात नहीं सुनी थी? यूनहियान सोचता है, ये तो लफ्जों का खेल खेल रहा है। वो सैक्ट लीडर को वार्न करता है, अगर मैं होदेन की कायरता को ओपनली अनाउंस कर दूं तो तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन 10 एल्डर्स आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सैक्ट लीडर कहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धमकी भरे अंदाज में समझाता है कि यूनहियन को इस ड्यूल के दौरान चोट लगेगी और वो चोट बढ़ जाएगी, जिससे उसे इलनेस से हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। वो धमकी में और ज्यादा ताना मारते हुए कहता है कि उनका सैक्ट ऑफिशियली ये कहेगा कि उन्होंने यूनहियन का पूरा ध्यान रखा, लेकिन लोगों को सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि वो अपनी चोट के कारण मर गया। 10 एल्डर्स यूनहियान को घेर लेते हैं। सबकी तलवारें निकली हुई होती हैं और सीधे उस पर तनी हुई होती हैं। सैक्ट लीडर नीचे देखते हुए मजाक उड़ाते हुए पूछता है, एक मरा हुआ आदमी कैसे कोई और अफवाह फैला सकता है? यूनहियान का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वो सोचता है, ये लोग तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा पागल हैं। अगर आप लोगों को इस सीरीज में मजा आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को तोड़ना ना भूलें। आप चैनल की ग्रोथ में मदद करने के लिए इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के बारे में अपनी ओपिनियन भी कमेंट कर सकते हैं।